हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो, जैसे कि हम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देख रहे हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, क्या स्टेट थी, और अभी हमने ये बताना है कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया के अंदर था, क्या मतलब ब्रिटिश रूल ही था उस टाइम पे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो क्या उस टाइम पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट था, यानी इंडिया के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला हमें ब्रिटिश रूल का? अगर था तो कौन सा था, उसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। कहते सर्टेनली नॉट। अगर हम सीधी सीधी बात करें तो ब्रिटिश रूल जो इंडिया में आया तो वो ब्रिटिशर्स ने केवल अपने बेनिफिट के लिए ही यहाँ पे आके अपना हक जमाया, जो भी उनको चाहिए था अपने लिए उन्होंने सब कुछ किया, यानी सरप्लस ट्रेड थी वो उनके लिए थी, जो भी कुछ बेनिफिट हो रहा था वो उनके लिए हो रहा था। तो कहता है इंडिया के अंदर अगर हम नॉर्मली देखें तो कोई इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं पड़ा। कहता है द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इज स्टडीड विद रेफरेंस टू मोटिव टू ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। द मोटिव वॉज क्लियर एंड फोकस्ड। कहता है कि अगर हम देखें कि जो ब्रिटिश रूल था उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट की हम डायरेक्टली बात करें तो हम ये बात कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक सीधा साधा मोटिव था, और वो जो मोटिव था वो बिल्कुल क्लियर था और वो फोकस्ड था। इट वॉज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और वो क्या था कि केवल उनको इंडिया इकोनॉमी का कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन करना था। हाउएवर द मीन्स टू अचीव द एंड यील्डेड टू सम पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स, दीज आर एज अंडर। मतलब वो कहना चाह रहे हैं ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया के अंदर आई तो उनका मोटिव बिल्कुल क्लियर था। उनका मतलब था कि चाहे किसी भी तरीके से, चाहे वो रॉ मटेरियल को यहाँ से लेके जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, ठीक है, यानी मतलब हर चीज़ से उनको ये था कि इंडिया इकोनॉमी से उन्हें जो जो मिल सकता है ना और उससे ब्रिटिशर्स का फ़ायदा हो जाए, वो हर चीज़ करने की उन्होंने कोशिश की। और कहते लेकिन फिर भी यानी उन्होंने अपना फ़ायदा देखा, ब्रिटिशर्स ने अपना फ़ायदा देखा, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ गए। वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे? फर्स्ट वन था कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। Forced commercialization of agriculture under the British rule exposed the subsistence farmers to uncertainties of the market. True, but it also led to a gradual change in outlook of the farmers. कहते हैं कि सबसे पहली बात फार्मर्स के ऊपर जो पड़ी, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, वो ये था कि जो फार्मर्स थे उस टाइम के वो क्या करते थे, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। कौन से एग्रीकल्चर के ऊपर? यानी ऐसे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे जिसके अंदर बस उनका यानी सबसिस्टेंस नीड्स जो है, जो उनकी बेसिक नीड्स है, केवल वो कंप्लीट हो जाएं, केवल वो अपनी जीविका के लिए फार्मिंग करते थे। उसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं था कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स ने उनको फोर्स किया कि अभी तुम केवल यही पर्टिकुलर मतलब यही पर्टिकुलर कोई भी जैसे कि इंडिगो था कि बस तुमने अब इंडिगो को ही कल्टीवेट करना है, जैसे उन्होंने कहा था कि फोर्सफुली उनको बोला था कि बस अब तुम यही कल्टीवेट कर सकते हो अपने फील्ड्स में। तो इससे क्या हुआ था कि जो फार्मर्स थे अब उनको समझ आया कि केवल हम बेसिक नीड्स तो हमारी कंप्लीट हो ही नहीं सकती इंडिगो से, अब हमें मार्केट में जाके इसको बेचना पड़ेगा। मार्केट में अनसर्टेनिटीज़ हैं, बिकेगा जो हम बना रहे हैं यानी कल्टीवेट जो कर रहे हैं वो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, बिकेगा तो कितना हमें मिलेगा, उससे जो मिलेगा तभी हम अपना गेहूं चावल जो भी परचेज करेंगे उससे ही हमारा पेट भरेगा, उससे हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट होंगी, क्लॉथ शेल्टर जो भी है हमारा उसी से आएगा। तो कहते हैं इसीलिए जो फार्मर्स का आउटलुक था ना वो चेंज हुआ। यानी कि पहले उनका क्या था कि पहले उनको था कि केवल बेसिक नीड्स उनकी कंप्लीट हो जाए, दैट्स इट। अब उनको क्या हुआ, अब उन्हें पता चला कि मार्केट भी है और मार्केट में जाके भी यानी मार्केट के अंदर भी हम अपने जो भी हमारा फार्मिंग से आ रहा है उस आउटपुट को बाहर बेच सकते हैं और मार्केट के अंदर हमें कुछ अलग प्राइस मिलेगा, तो हम इस वजह से कुछ अलग अलग चीज़ कल्टीवेट कर सकते हैं। कहते थे फार्मर स्टार्टेड कंसिडरिंग मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस एज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ देयर प्रोडक्शन डिसीजन। तो इसी वजह से उन्होंने ना मतलब अपना कि अब क्या प्रोड्यूस करें, मार्केट में किसका प्राइस हाई चल रहा है वही वो प्रोड्यूस करेंगे। तो इसीलिए जो प्रोडक्शन के डिसीजन लेने में थी वो हेल्प की। बेशक से ब्रिटिशर्स आए यहाँ पे और उन्होंने उनको फोर्सफुली किया कि तुमने इंडिगो ही कल्टीवेट करना, लेकिन उनके जाने के बाद या फिर उस टाइम पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये पड़ा ना, थोड़ी देर बाद यानी थोड़े दिनों बाद जब इंडिगो ख़त्म हो गया तब उन्हें पता चला कि हाँ ये अच्छी बात है कि हम मार्केट के लिए भी अपनी फार्मिंग कर सकते हैं, केवल ये नहीं केवल सब्सिस्टेंस के लिए हम फार्मिंग करें, इससे थोड़ा आगे बढ़ भी सकते हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। सेकंड कहते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की नई नई अपॉर्चुनिटीज मिली। स्प्रेड ऑफ रेलवेज एंड रोडवे ओपन्ड अप न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। कहते हैं नई नई अपॉर्चुनिटी मिली एम्प्लॉयमेंट के, किसकी वजह से? जैसे कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो रेलवे थी वो बहुत अच्छी हो गई थी, यानी रेलवे को डेवलप किया था, जो रोड्स थे वो नए नए ओपन कर दिए गए थे, तो इसकी वजह से नई नई अपॉर्चुनिटी मिली, चाहे वो इकोनॉमिक थी या फिर सोशल, दोनों ग्रोथ में हेल्प की। तो ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट था इंडियन की इकोनॉमी की, इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर। थर्ड में कहते हैं कंट्रोल ऑफ फैमिनीज यानी कि अकाल।
अकाल के ऊपर कंट्रोल किया गया। कहते हैं रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन टू द फैमिन अफेक्टेड एरियाज। कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी की वजह से जो फूड ग्रेन था वो जो भी जहाँ पे अकाल था, जहाँ पे कुछ भी जाना पॉसिबल नहीं था, यानी कि अकाल पड़ गया, अब वहाँ पे भुखमरी आ गई, अब कुछ वहाँ पे मिलता नहीं है, भूखे मर रहे हैं लोग। तो जैसे अब जैसे ही ट्रांसपोर्ट आया, जैसे रेलवे हुआ, जैसे ही रोडवे डेवलप हुए, तो क्या हुआ उसकी वजह से वहाँ तक खाना पहुँचा, वहाँ तक फूड ग्रेन पहुँचा, जिसकी वजह से फैमिलीज को कंट्रोल किया गया। अकॉर्डिंगली फैमिलीज वर कंट्रोल, यानी कि जहाँ पे भोजन नहीं पहुँच रहा था वहाँ तक भोजन पहुँचाने में रेलवे ने हेल्प की। रोड अगर ढंग से डेवलप कर दिए गए थे ब्रिटिशर्स ने, यानी ब्रिटिशर्स ने अपना काम करने के लिए रोड डेवलप किए थे। रोड उन्होंने क्यों डेवलप किए थे? रोड इसलिए डेवलप किए थे कि इंडिया की का कोई भी पार्ट, कोई भी एरिया ऐसा ना बचे जहाँ से रॉ मटेरियल वो ना ले पाए, हर जगह से उन्हें रॉ मटेरियल मिल जाए, इसलिए उन्होंने रोड अच्छे बनाने पड़े, यानी इंडिया के हर एक पार्ट से। उसके बाद उन्होंने जो रेलवे थी उसको इसलिए बनाया था कि ताकि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता रहे, यानी एक्सपोर्ट तो यहाँ इंडिया से रॉ मटेरियल का हो जाए और इंपोर्ट जब वो करें तो फिनिश गुड्स का हो जाए, ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स का। तो लेकिन उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर ये पड़ा कि फैमिलीज कंट्रोल हुई, यानी कि अकाल जो पड़ा हुआ था, भुखमरी जो आई हुई थी अलग अलग एरिया के अंदर जहाँ पर पॉसिबल नहीं था खाना पहुँचना, भूखे मर रहे थे लोग, वहाँ तक अब रेलवे के साथ साथ और जो रोडवे डेवलप हुए उनके थ्रू भोजन पहुँच गया, जिसकी वजह से फैमिलीज को कंट्रोल किया गया। फोर्थ पॉइंट में कहता है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। देयर वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ग्रोथ ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटेटेड डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। कहते हैं नॉर्मली क्या था कि इंडिया के अंदर जब तक ब्रिटिशर्स नहीं थे, क्या मतलब ऐसे ही बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चलता था, जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो वहाँ पे क्या आ गया, उन्होंने क्या चलाया, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। यानी पहले क्या होता था कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दे रहे हैं, किसी के पास गेहूँ ज़्यादा है, उसको जूते की ज़रूरत है, तो कोई जूते बेचना चाहता है तो उसने गेहूँ दिया, मतलब कोई गेहूँ लेना चाहता है, जूते बेचना चाहता है, और किसी को जूते की ज़रूरत है और गेहूँ को उसने खरीदना है, जैसे कि किसी की भी नीड्स है, तो मतलब तो जैसे बार्टर सिस्टम के अंदर यही था ना कि कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होती थी, उस टाइम पे पैसा का अदल बदल नहीं चलती थी। फिर मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ब्रिटिशर्स की वजह से आया, जो कि एक पॉजिटिव चेंज था, और उसी की वजह से लेबर को डिवाइड करना है, स्पेशलाइजेशन है, या फिर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होना पॉसिबल हो पाया इसी की वजह से, तो ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट था। फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट में कहता है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया के अंदर थी वो एक ऐसा सिस्टम छोड़ गई थी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना वो बड़ा ही, यानी उसके अंदर बहुत सिस्टम, बहुत डिसिप्लिन और बहुत कंट्रोल्ड था वो सिस्टम। यानी क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना वो किसके अंडर था, वो ब्रिटिशर्स के पास था ना। अब ब्रिटिशर्स ये चाहते थे इतने ज़्यादा रूल फॉलो करवाने कि ताकि इंडिया को कुछ पता ना चले, यानी इंडिया के लोगों को कुछ समझ में ना आए कि हम उनको किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं। इतने टेढ़े और इतने कड़े रूल उनके ऊपर लागू कर दिए थे, जिसकी वजह से लोग समझते थे, मतलब लोगों को ये था कि बस हमने कुछ गलत नहीं करना है। तो अब वो चले गए, तो उसके बाद क्या हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो तो उतना ही एफिशिएंट रह गया ना, लोगों के माइंड में तो उतना ही रह गया ना कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस वही रहेंगे। तो कहते हैं दिस सर्व एज अ रेडी रेफरेंस ऑफ आवर पॉलिटिशियंस एंड प्लानर्स। तो जो हमारे प्लानर्स और पॉलिटिशियंस ने जब संभाला हमारा इंडिया, तो उनके लिए एक ये बहुत ही अच्छा उन्होंने सिस्टम दिया एडमिनिस्ट्रेशन का, जो काफ़ी एफिशिएंट था। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से, यानी थे तो ब्रिटिश रूल था उस टाइम में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन उसके भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे जो हमने एक एक करके डिस्कस किया। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।